चार आदमी बात कर रहे हैं तो चार आदमी के चार मत हो सकते हैं, इसमें एकदम दूसरा आदमी मेरा दुश्मन है ऐसा समझने की आवश्यकता क्या है? वो दूसरी बात क्यों कह रहा है ये समझने का मैंने प्रयास करना चाहिए, मेरी जिम्मेवारी है कि वो ऐसा क्यों कह रहा। अब जैसे परिवार है, हम कहते हैं ना कि सारा हिंदू समाज एक परिवार है, संघ एक परिवार है। अब परिवार में बाहर के वायुमंडल के कारण लोग अपेक्षा करते हैं कि हर विषय पर सब लोगों का एक मत होना चाहिए। क्यों? सबका ध्येय एक है, सब एक ही पथ के राही है, तो हर विषय पर सब लोगों की एक ही राय होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? हमारे पूर्वजों ने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। ध्येय एक है, परिवार ही है, सब एक ही बात चाहते हैं, लेकिन एक ही बात चाहते हुए भी हर एक का एम्फेसिस माने आग्रह, प्राथमिकता अलग अलग हो सकती है। और इसके विषय में परिवार का उदाहरण हमारे पूर्वजों ने दिया कि परिवार में शादी योग्य, विवाह योग्य लड़की है, अब उसका विवाह करना चाहिए, वर संशोधन चल रहा है। अब सभी की इच्छा है कि लड़की का विवाह ठीक जगह होना चाहिए और लड़की का वैवाहिक जीवन सुखी होना चाहिए, और जो विवाह समारोह होगा वो जरा अच्छा होना चाहिए, लोगों ने कहना चाहिए, लोगों के स्मरण में रहे ऐसा विवाह समारोह होना चाहिए। सभी के मन में ध्येय सबका एक है कि लड़की का विवाह अच्छी जगह हो, उसका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, विवाह समारोह अच्छा हो, सभी का ध्येय है। लेकिन हर चीज पर सबकी राय एक रहती है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हर एक की प्राथमिकता, हर एक का पहला आग्रह, फर्स्ट एम्फेसिस अलग रहता है। कैसे? चलो, कन्या वरयति रूपम, जो लड़की शादी की है उसका आग्रह पहले यह रहता है कि वो सुस्वरूप लड़का होना चाहिए, दिखने में लड़का अच्छा होना चाहिए। अब माँ है तो माँ तो ठीक है, लड़का सुस्वरूप होना अच्छा है, लेकिन उसी से वो संतुष्ट नहीं है। वो सोचती है कि जिस परिवार में मेरी लड़की जाएगी वो परिवार आर्थिक दृष्टि से भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा न हो कि वो शादी हो गई और सारा जीवन उसका दूसरों के यहाँ बर्तन मांजने में ही चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुखी जीवन होना चाहिए, तो उनकी आर्थिक हालत अच्छी होनी चाहिए। तो कन्या वरयति रूपम माता वित्तम, माँ उसकी फाइनेंशियल पोजीशन दूसरे परिवार की देखती है। पिताजी इस पर भी संतुष्ट नहीं। पिताजी सोचते हैं कि आज तो इसकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होगी, कल मानो किन्हीं कारणों से यदि दिवालिया बन जाते, इंसॉल्वेंट बन जाते, परिवार फिर से गरीब हो जाता है, तो गरीबी में से फिर से परिवार को ऊपर उठाने के लिए जो कर्तृत्व चाहिए, जो शिक्षा दीक्षा चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, योग्यता चाहिए, वो इसके अंदर है कि नहीं? आज आर्थिक स्थिति अच्छी है इससे नहीं होगा, आर्थिक स्थिति खराब यदि हो जाती है, बिगड़ जाती है, तो भी उसमें से फिर से वो परिवार को ऊपर उठा सकता है क्या? इसलिए वो देखता है कि इसकी योग्यता, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन कितना है। तो कन्या वरयति रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम, वो देखता है कि इसका ज्ञान कितना है, एजुकेशन कितना है। अब बाकी जो रिश्तेदार है उनको इन सब गहराई में जाने की न आवश्यकता है न समय है, उनके सामने एक ही रहता है कि बांधवा कुलम इच्छन्ति। बाकी रिश्तेदार इतना देखते हैं कि भाई जहाँ लड़की जाएगी हमारे खानदान से खानदान बराबरी की खानदान है कि नहीं, इसी में उसका संतोष है। और फिर आप और हम लोग हैं, हम भी तो सहानुभूति रखते हैं, उस परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है, लड़की के साथ हमारी सहानुभूति है, किंतु हमारे सामने प्राथमिकता क्या है? तो कहा बांधवा कुलम इच्छन्ति मिष्टान्न मितरे जना। आप और हम देखते हैं कि उस समय जो भोजन हुआ, जलेबी कैसे बनी थी, लड्डू कैसा बना था, ठीक हुआ या नहीं। तो सभी का ध्येय एक ही है कि शादी अच्छी होनी चाहिए और अच्छी जगह होनी चाहिए, लेकिन हर एक की प्राथमिकता सोचने में अलग अलग होती है। तो एकदम उसके आधार पर कहना है कि साहब बड़े मतभेद हो गए हैं, झड़ेबाजी परिवार में शुरू, ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा मतभेद होता है। अब आदर्श परिवार पांडवों का था, क्या मतभेद नहीं होते थे? सबसे बड़ा प्रसंग तो आप जानते हैं कि द्रौपदी वस्त्रहरण के समय भीम दादा गर्म हो गए, युधिष्ठिर को कहा कि मैं देखता हूँ इसकी पिटाई करता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं जरा शांत रहो, शांत रहो। ये युधिष्ठिर का कहना हजम करना इतना कठिन था। भीम दादा ने सहदेव को कहा कि सहदेव जरा अग्नि ले आओ, मैं मेरे ज्येष्ठ भ्राता के हाथ जलाना चाहता हूँ। अब इससे ज्यादा क्या झगड़े की बात हो सकती है?
तो क्या दो धड़े हो गए? क्या एक धड़ा भीम दादा का और दूसरा धड़ा युधिष्ठिर का? ऐसा नहीं, सबका ध्येय एक था, परस्पर प्रेम विश्वास था। हर एक का अलग अलग स्वभाव है। किसी भी घटना की प्रतिक्रिया स्वभाव के अनुकूल भिन्न भिन्न हो सकती है। वो प्रतिक्रिया हो गई, वो मौका निकल गया, परिवार जैसा पहले था वैसा ही है और सब मिलकर ही महाभारत का युद्ध वो लड़े। तो स्वभाव के अनुसार प्रतिक्रिया भिन्न हो सकती है, तबीयत के अनुसार प्रतिक्रिया भिन्न हो सकती है। थोड़ा मतभेद हुआ तो एकदम समझना कि बस अब तो मामला बिगड़ गया है, यहाँ दो धड़े हो गए, गलत बात है। मतभेद कहाँ नहीं होते। मतभेद तो खुद के साथ भी होता है। आप जरा विचार कीजिए, मेरा दूसरों के साथ मतभेद होना अलग बात है, खुद के साथ भी मतभेद होता है। मुझे स्मरण होता है कि हमारे एक राजनेता परम मित्र, उनको डायबिटीज था, पर इसका पालन नहीं करते थे, इसके कारण मोटा बढ़ता जा रहा। आखिर डॉक्टर ने उनको डांट कर कहा, मुंह फट से डॉक्टर ने कहा कि देखो जी, अब यदि आप चीनी खाओगे, पर इसका पालन नहीं करेंगे तो मर जाओगे, स्पष्ट शब्दों में कहा। तो पहली बार थोड़ा सा असर हमारे मित्र पर हुआ। उसके बाद वो दौरे पर जा रहे थे। अब इत्तेफाक से मैं भी उसी तरफ जाने वाला था, तो उनके साथ बात करने के लिए मैं उनके डब्बे में आया। अब मेरे जाने का तो किसी को पता नहीं था, इनका पहले से दौरा, हर स्टेशन पर स्वागत सारा तय था। तो ये स्टेशन पर उतरे, लोगों ने मालाएं डाली। मैंने कहा कि हार लाते हो, उपहार नहीं ले आते? वो मेरे को नहीं साहब, उपहार भी लाया है। तो एक पुराना कार्यकर्ता जो नेताजी का स्वभाव पहले से जानता था, वो सामने आया। उसने एक ऐसा डब्बा दिया। क्या है इसमें? ये बर्फी है। बर्फी है? तुम मेरे दुश्मन हो, तुम जानते हो, मैंने सबको बताया है, डॉक्टर ने मुझे कहा है मैं मीठा खाऊंगा तो मर जाऊंगा, तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? अब वो पुराना कार्यकर्ता था, उनका स्वभाव अच्छी तरह जानता था। उसने सारा शांत चित्त से सुन लिया। फिर कहता है कि नहीं जी नेताजी, ऐसा है कि ये बर्फी की एकदम नई वैरायटी, आपने जीवन में ये वैरायटी कभी खाई नहीं। तो अच्छा नई वैरायटी है, फिर रख दो। तो इनके सीट पर वो रख दी, गाड़ी शुरू हुई। अब बर्फी की नई वैरायटी सुनने के बाद मेरे भी मन में लालच आ गई कि मैं भी थोड़ा खा सकूं। वो बर्फी का डब्बा खुल गया, हमको एक पीस तक नहीं मिला। अब इसका मतलब क्या है? खुद के साथ मतभेद है कि नहीं? पहले जब कहा कि बर्फी है तो सोचा अरे मैं बर्फी खाऊंगा मर जाऊंगा, नहीं खाऊंगा। जब सुना कि नई वैरायटी है तो सुना कि ठीक है अभी खा लेंगे, इंसुलिन के और 2 इंजेक्शन ले लेंगे। तो खुद के साथ भी मतभेद हो सकता है, परिस्थिति के अनुसार, प्रसंग के अनुसार। तो एकदम सोच लेना कि नहीं मेरी बात नहीं मानता तो वो उद्धट हो गया है, एकदम अनुशासन का उसने भंग किया है, ऐसा समझना ये ठीक नहीं। संघ में हम अनुशासन पर आग्रह देते हैं, किंतु अनुशासन का मतलब मिलिट्री डिसिप्लिन नहीं है। परम पूज्य गुरु जी कहते थे कि डिसिप्लिन यह शब्द मिलिट्री शास्त्र में से नहीं आया, डिसाइपल से डिसिप्लिन शब्द है। डिसाइपल यानी शिष्य, तो डिसिप्लिन यानी शिष्यत्व। जैसे अर्जुन ने जब उसके सामने सवाल आया कि लड़ना या नहीं लड़ना, तो कहा कि ये श्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते, लड़ना या नहीं लड़ना मुझे डेफिनेट डायरेक्ट निश्चित बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ। ये जो शिष्यत्व है वह डिसिप्लिन है। तो आदर्श अनुशासन का मतलब होता है कि दूसरे के समझदारी का स्तर बढ़ाना। और इस दृष्टि से हमारे सारे व्यवहार में, क्योंकि हम यदि लोगों को समझाना चाहते तो समझने की जिम्मेवारी उनकी नहीं है, उनको समझाने की जिम्मेवारी मेरी है। ये ध्यान में रखना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए, लेकिन समझना ही चाहिए, उनकी जिम्मेवारी नहीं। मैं कार्यकर्ता संघ का हूँ, मेरी जिम्मेवारी है कि उसको समझाना चाहिए। और यदि मेरी जिम्मेवारी है तो वो जितना सोचता है उससे ज्यादा सोचना, ये मेरा काम हो जाता है। मुझे स्मरण है कि आपने 13-14 साल पहले का उदाहरण अखबार में पढ़ा होगा। नागपुर में एक MSUI का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस के विद्यार्थी संस्था है, और उन दिनों में सब अखबारों में आया था कि सारे देश में से बहुत प्रतिनिधि उसमें आ गए, विद्यार्थी।
और आते समय रेलवे स्टेशन पर, हर स्टेशन पर उतरते थे। वो जो प्लेटफॉर्म पर खोंचे वाले वगैरह बेचने वाले, उनके खोंचे उठा लेते थे, उनकी पिटाई करके भेज देते थे, किसी को पैसा नहीं देते थे। प्लेटफॉर्म पर जो होटल वगैरह रहता है वो भी लूट लेते थे। वहां यदि कोई पैसे का बक्सा होगा वो भी उठा लेते थे। होटल वाला शिकायत करने लगा तो उसकी पिटाई करते थे। फिर नागपुर पहुंचे। नागपुर पहुंचने के बाद वहां जो व्यवस्था देखने वाले प्रबंधक थे, बात बात पर उनकी पिटाई करते थे। कहीं चाय लाई, चाय ठंडी हो गई तो कप और तश्तरी फेंक देना, वो फूट जाएगी, एक थप्पड़ लगाना प्रबंधक को। भोजन आया, उसमें मिर्च ज्यादा हो गई, नमक कम हो गया, एकदम थाली फेंक देना और थाली लाने वाले प्रबंधक की पिटाई करना। अब होते होते उनका हौसला बढ़ गया और बाहर जाकर उन्होंने दुकान लूटना शुरू किया और आखिर तो उन्होंने लड़कियों से छेड़खानी शुरू की। अब नागपुर ऐसा शहर है कि जहां लोग प्रगतिशील नहीं है, ये सारा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जब उन्होंने लड़कियों से छेड़खानी शुरू की तो नागपुर वालों ने उनकी पिटाई की। पिटाई करने के बाद वो फिर दोस्त हो गए। अब ये सारा अखबार में आया था, मैं पढ़ा था। मैं जब बाद में नागपुर गया तो मुझे पता चला कि प्रबंधकों का प्रमुख जो था वो मेरा पुराना मित्र था, क्योंकि कई दिन मैं कांग्रेस में भी रहा था पहले, तो मेरा पुराना मित्र था। मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई क्या क्या हुआ ये तो मैंने अखबार में पढ़ा है, वो बताने की आवश्यकता नहीं, संक्षेप में मुझे एक बताओ कि ऐसा क्यों हुआ। अरे आने वाले भी तो NSUI के थे, एक ही संस्था के थे, प्रबंधक भी उसी संस्था के थे, फिर आपस में ऐसा झगड़े क्यों हुए। तो उसने ऐसा कहा कि मैं आपको थोड़े में बताता हूँ। उनका ऐसा था कि जो बाहर से डेलीगेट्स आए थे उनमें से हर एक समझता था कि वो लड़के का बाप है और हम जो प्रबंधक है हम लड़की के बाप है। तो आने वाले समझते थे कि वो लड़के के बाप है, वो समझते थे कि हम प्रबंधक लड़की के बाप है, इसलिए सारा मामला गड़बड़ हो गया। हमने कहा भाई हम सुखी है कि हमारे भारतीय मजदूर संघ में सारे लड़की के ही बाप है, कोई लड़के का बाप नहीं है, इसलिए हमारे बड़े बड़े अधिवेशन होते हैं उसमें कोई झगड़ा नहीं होता। तो अपनी मनस्थिति क्या है, तो हमें समझना चाहिए कि दूसरों को यदि समझाना है तो हम लड़की के बाप है, जिसको समझाना चाहते हैं वो लड़के का बाप है, यह समझकर यदि हम बात करेंगे तो फिर धीरज के साथ बात हो सकती है। तो ऐसे व्यवहार की छोटी छोटी बातें यदि हम ध्यान में रखते वो तो ठीक है कि बड़े बड़े सिद्धांत है, राष्ट्रीयत्व क्या है, सांप्रदायिकता क्या है, स्वदेशी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, ये सारे बड़े बड़े बातें हम समझेंगे, लेकिन मामूली व्यवहार में ये छोटी बातें रखकर यदि हमारा व्यवहार रहा और हमने अपनी ही समझदारी का स्तर बढ़ाया तो ज्यादा प्रयास न करते हुए भी गलतफहमियां कम हो सकती है, संघ कार्य बढ़ सकता है।